हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहला पार्ट जो कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है साइंस। साइंस क्या होती है, ये कहाँ से वर्ड आया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इसका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। साइंस वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंटिया, which means to know। ये एक लैटिन वर्ड से साइंटिया से ओरिजिनेट हुआ है साइंस वर्ड, जिसका कि मतलब टू नो है, किसी चीज के बारे में जानना। इसका मतलब अगर नॉलेज है, टू नो है, तो इसका मतलब इस साइंस का मतलब भी क्या हो गया, टू नो हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो किसी चीज के बारे में जानकारी देती है, एक टाइप में नो देती है, जानकारी देती है, नॉलेज देती है। इसी के इक्विवेलेंट अगर हम संस्कृत में बात करें तो जो साइंस के इक्विवेलेंट वर्ड है वो है शास्त्र। और अगर अरेबिक में अगर हम बात करें, इसके इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है इल्म। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है, टू नो, या हम कहें नॉलेज। और वो भी कौन सी, जो एक सिस्टमैटिक ढंग से ओरिजिनेट की गई हो। चलिए इन सभी के बेसिस पर अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं साइंस की, तो हम साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज ए systematized and organized knowledge which obtain by careful experimentation keen observation and accurate रीजनिंग। मीन्स क्या हुआ, ये एक सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ज्ञान है, जो कि प्राप्त करते हैं कैसे, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन से, सावधानी से एक्सपेरिमेंट करके, कीन ऑब्जर्वेशन से, बहुत ही ध्यानपूर्वक साफ सफाई से ऑब्जर्व करके इसको, एंड एक्यूरेट रीजनिंग, और उसके साथ में जो एक्यूरेट रीजनिंग लगनी है, उसके साथ में जो कैलकुलेशंस होनी है, उनको करके वो नॉलेज हमारी क्या कहलाएगी, साइंस। नेक्स्ट इसी के अंदर साइंस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट बायोलॉजिकल साइंसेस, सेकेंड फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस, which sciences deals with the
बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में डील्स करती हैं। एग्जांपल्स इसके अंदर जो साइंसेज आती है हमारी बॉटनी, एक्सेट्रा। इस टाइप की साइंसेज हमारी बायोलॉजिकल साइंसेज में आती है। वो साइंसेज जो कि जीवित के बिहेवियर के बारे में, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम बायोलॉजिकल साइंसेज कहेंगे। दूसरी साइड में है हमारी इसी के बिल्कुल अपोजिट फिजिकल साइंसेज। विच साइंसेज deals with non-living things। एग्जाम्पल फिजिक्स इसी के अंदर आएगी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एक्सेट्रा। ये सब साइंसेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बताती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करती हैं, उसको हम कहेंगे फिजिकल साइंसेज। फिजिक्स इसके अंदर आएगा हमारा और केमिस्ट्री इसी के अंदर आएगा, जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं साइंस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है और ये कहां से आया, ये वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ और फिजिक्स के अंदर क्या क्या होता है, मीन्स कि कौन कौन से लॉज हैं, वो हम बात करेंगे। फिजिक्स वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, मीन्स नेचर। फिजिक्स जो वर्ड निकला वो एक वर्ड फ्यूजिस से निकला और उसका मतलब क्या है, नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स भी नेचर से ही रिलेटेड है। इसी का अगर हम संस्कृत इक्विवेलेंट लें तो संस्कृत इक्विवेलेंट जो होता है इसका वो है भौतिकी। तो इस तरीके से जो फिजिक्स की डेफिनेशन बन जाती है हमारे पास में, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of basic law of nature and their manifestations in various natural phenomena। देखिएगा, ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील्स करती है स्टडी जिसके बारे में बेसिक लॉ ऑफ नेचर, कि नेचर के जो बेसिक नियम हैं और देयर मैनिफेस्टेशंस इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना, और उन लॉज को जो प्रकृति के अंदर घटनाएं हो रही हैं उनके अंदर किस तरीके से लागू हो रहे हैं उनके बारे में ये स्टडी करती है, उसको हम कहेंगे फिजिक्स। प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाएं मतलब नेचुरल फिनोमेना, उसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लिया आप किसी बस के अंदर बैठे हैं और एकदम से ड्राइवर उस बस को स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है कि आपको पीछे की तरफ झटका लगता है एक। तो इस टाइप की जो नेचुरल प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाएं हैं
उनके बारे में, क्यों लगा वो झटका, कितने फोर्स का था वो, इसके बारे में बताती है हमें फिजिक्स। कि अगर फैन चल रहा है तो उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और उसके अंदर कितना कैपेसिटर ऐड किया गया है, तो उन सब चीज़ों से हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो इस टाइप की बातें हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। फिजिक्स की अगर हम ब्रांच करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में दो टाइप आते हैं। फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स which deals with macroscopic phenomena। एग्जाम्पल लेबोरेटरी के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल स्केल पर बात कर रहे हैं, या फिर हम जो है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर बात कर रहे हैं। ये वो फिजिक्स है जो कि डील्स करती है, कौन सी फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, एक टाइप में हम जो है ये मान लें कि हम जिसको नेक्ड आई से देख सकते हैं या अपने सामने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं उनके रिलेटेड, तो उसको हम कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स। उसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल जो कर रहे हैं काम, और एस्ट्रोनॉमिकली जो कर रहे हैं हम काम, कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अंदर किस तरीके की मोशंस हो रही है, उनको हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, तो उस टाइप की फिजिक्स को हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। उसी के एक अपोजिट है जो कि काम करती है, डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रो होता है छोटा, तो बहुत ही छोटे फिनोमिना पे जो काम करती है, घटनाओं पे काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो जो एटम्स हैं, न्यूक्लियाई है, अगर उनके बारे में जो स्टडी कर रही है, उस फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स का नाम दे देते हैं। यहां पर क्लासिकल फिजिक्स आप ज्यादा पढ़ेंगे तो इसी के कुछ पार्ट्स जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स के भी पार्ट्स बोले जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर अगर हम पार्ट करें क्लासिकल फिजिक्स के लिए, तो वो आता है हमारे पास में मैकेनिक्स। देखिएगा, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मैकेनिक्स सुना होगा। मैकेनिक क्या करता है, किसी भी गाड़ी को अगर वो खराब हो गई है तो उसको मोशन में ला देता है, तो उसी के रिलेटेड ये यहाँ पे बिल्कुल वर्ड बता रहा है हमें। इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ बॉडी एट लो स्पीड। ये क्या करेगी, मोशन ऑफ बॉडी एट लो स्पीड के बारे में हमारे साथ में डील करेगी। इसके अंदर हम लेते हैं जैसे वाटर वेव को अगर हम काउंट करें, या फिर जो है हम कार रोड की बात करें, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट की बात करें, तो वो सब जो है इसके अंदर आते हैं मैकेनिक्स के अंदर। मींस क्या है, ये एक मोशन की बात करती है। सेकंड अगर हम पार्ट करते हैं इसका, तो आता है हमारे पास में एक ऑप्टिक्स। इट डील्स विद द लाइट
एंड लाइट फिनोमिना। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है पहले, और रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, रेनबो किस तरीके से बन रहा है, उन सब के बारे में जो बात करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं फिजिक्स की ऑप्टिक्स। लाइट और लाइट फिनोमिना के बारे में वो बात करेगी। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। नाम से पता लग रहा है थर्मो, आपने वर्ड सुना होगा थर्मामीटर के अंदर। थर्मामीटर हमारा क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर मींस हीट, तो यहां पे भी वही बात है कि डील्स विद द इंटरनल एनर्जी एंड हीट ऑफ द सिस्टम। ये क्या करेगा, वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करेगी इंटरनल एनर्जी और हीट ऑफ द सिस्टम, या हम कहें कि टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जो बात करेगी, हीट के बारे में बात करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेगी, उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। और इसी के अंदर हम जो है बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर किस तरीके से, उसके अंदर भी तो क्या हो रहा है, हीट पास आउट हो रही है ना। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है फोर्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। It deals with the electric and magnetic phenomena associated with charged and magnetic bodies। देखिएगा, ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि जहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो मीन्स क्या हुआ कि दोनों के दोनों फील्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। तो उसी पर जो काम करती है ब्रांच फिजिक्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में बताती है, दोनों की बात करती है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है फिजिक्स रिलेशन टू अदर साइंसेस। हमारे पास में और दूसरी जो साइंसेस हैं उनके साथ में कैसे रिलेशन रखती है। जैसे अगर मैथ की बात करें, हम मैथमेटिक्स के साथ में कैसे रिलेशन है। फिजिक्स की बुक जैसे ही हम खोलते हैं उसके अंदर जीरोथ जो चैप्टर दिया होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, और उन फॉर्मूला को हम फिजिक्स के अंदर बार बार यूज करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाता है कि फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो मैथमेटिक्स के हो रहे हैं। मोस्टली फॉर्मूलाज जो यूज होते हैं वो मैथमेटिक्स के लिए जाते हैं, तो इसलिए इसके साथ में इसका रिलेशन मिल जाता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स का किस टाइप में रिलेशन है। केमिस्ट्री की जो हमारी टेबल बनाई गई है जिसके अंदर हमने एलिमेंट रखे हैं, उस टेबल को जो डिजाइन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, वो
जो लिया गया है मास नंबर पे, चार्ज नंबर पे, तो वो जो लिया गया वो फिजिक्स से लिया गया है, बट यूज कहाँ कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इस तरीके से इसके अंदर बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे माइक्रोस्कोप वगैरह काम करते हैं। तो उसके अंदर माइक्रोस्कोप जो है वो जो बने हैं वो किस बेस पर बने हुए हैं, वो फिजिक्स के लॉज के बेस पर बने हुए हैं, फिजिक्स ने बनाए हैं, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का भी रिलेशन बायोलॉजी के साथ में है। अदर साइंसेस जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप यूज करते हैं जो कि हमें अर्थ से प्लैनेट्स के इन बिटवीन जो घटनाएं हो रही हैं, स्टार्स के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उनको देखने में मदद करता है। बट ये जो टेलीस्कोप बना हुआ है वो किस बेस पे बना है, वो फिजिक्स के लॉज के बेस पे बना है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसका एस्ट्रोनॉमी के साथ में भी रिलेशन है। अगर हम और बात करें कि सोसाइटी के साथ में किस तरीके से फिजिक्स रिलेटेड है, कि दिन प्रतिदिन जो नई नई इन्वेंशंस होती जा रही हैं, जैसे अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, अनेकों प्रकार की इंफॉर्मेशंस जो भी इस वर्ल्ड के अंदर है वो हमें पता लग जाती हैं। तो वो भी क्या है, सोसाइटी के लिए यूज हो रही हैं। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो कि हम यूज कर रहे हैं फिजिक्स की, साइंस के, टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूज होगा, वो जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वो क्या होगा, सोसाइटी के ही काम आएगी। इसलिए सोसाइटी से भी रिलेटेड हो जाती है और टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो जाती है फिजिक्स। ये रिलेशन है फिजिक्स का अदर साइंसेज के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। वैसे तो आपने बहुत सारे फोर्स के बारे में सुना होगा कि मस्कुलर फोर्स है, विस्कस फोर्स है, या फिर जो है फ्रिक्शन फोर्स है। बट यहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ फंडामेंटल्स मीन्स मूलभूत फोर्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि नेचर के अंदर 4 लेकर के चले हैं। वो है हमारे पास में, फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। दो दो करके हम इसके अंदर से ये कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास में है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स? कि फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। न्यूटन ने बताया कि दो बॉडी के मास की वजह से उनके बीच में जो आपस में फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। वो जो न्यूटन ने फोर्स बताया था वो हमारे पास में F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज द gravitational constant. m1 m2 is the mass of two bodies and r is the distance between two bodies. अगर मान लिया दो बॉडीज हमारे पास में ऐसे हैं, ये m1 और ये m2, इसके बीच में ये r डिस्टेंस है, तब इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब फर्स्ट कि ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। मतलब कि इनके देखो इनवर्स में स्क्वायर का फैक्टर आया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं और वीकेस्ट फोर्स इनको हम बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और सेंट्रल फोर्सेस हैं। यहाँ पे कंजर्वेटिव और सेंट्रल का मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव तो एक टाइप में कांस्टेंट आप मान सकते हैं कि बॉडी पर इक्विवेलेंट टाइप में लगते हैं, और सेंट्रल मतलब बॉडी के सेंटर की टाइप में लग रहे हैं, उसके सेंटर पर लग रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेस। सिमिलरली यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक एंड magnetic field
आर नॉन सेपरेबल। सो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वो हमारे पास में जो आता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में कूलॉम लॉ की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तब चार्ज एक रेस्ट पर है। बट अगर चार्ज मोशन में आता है तो मोशन में आते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही गया, और उसकी वजह से क्या होती है, ओरस्टेड ने बताया था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो दोनों नॉन सेपरेबल हैं। तो इसी कारण दोनों की वजह से जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इसकी प्रॉपर्टीज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसके अंदर भी आ रहा है, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और ये भी सेंट्रल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। विच फोर्सेस बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। देखिएगा कि जो फोर्सेस आपने देखा है, ये एटम है और एटम के अंदर हमारे पास में यहाँ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इन न्यूक्लियॉन्स के इन बिटवीन जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वेरी शॉर्ट रेंज जो है फोर्सेस हैं, ये प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करें, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, लगभग जो है 10⁻⁻15 मीटर तक लगते हैं और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। बेसिकली जो है अट्रैक्टिव है, बट अगर हमारे पास में डिस्टेंस जो एलिमेंट्स के बीच में है वो 10⁻⁻15 से लेस हो जाती है तो ये रिपल्सिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिपल्सिव करते हैं। और क्या है, नॉन सेंट्रल है, ऑन नॉन कंजर्वेटिव है। सेंटर के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही जो है कंजर्वेटिव है, एक जैसे भी नहीं हो सकते। तो ये है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इसी के साथ में हम करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, विच फोर्सेस अपीयर्स इन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस। और न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर जो आपके पास में जो आते हैं उसके अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स। एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जांपल के तौर पे हम ले बीटा डी के अंदर तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद में जो उसके अंदर रह जाता है वो क्या रहता है, एक न्यूट्रिनो बोल देते हैं उसको हम, या पॉजिट्रॉन बोल देते हैं। तो वो जो है न्यूट्रिनो, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है आपस में, वो फोर्सेस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाएंगे। प्रॉपर्टीज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। और फोर्सेस जो कि न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगते हैं वो फोर्सेस हैं और स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, बट वीक टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। देखिएगा स्ट्रॉन्गर तो हैं, बट ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं इनसे वीक फोर्सेस होते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल की जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे उनको हम कहेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये थे फंडामेंटल फोर्सेस। तो इन चारों फोर्सेस से हमारे पास में जो आ जाता है रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अगर इनका हम रेशो लिखें इनकी स्ट्रेंथ का, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और फिर लिखेंगे हम जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या आ जाए, अगर मान लिया हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की 1 मान करके चलें तो ये क्या थे, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थे, और ये क्या थे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थे, और ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थे। तो ये हमारे पास में स्ट्रेंथ आ जाती है किसकी, 4 फंडामेंटल फोर्सेस की, 4 फंडामेंटल
फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है इससे कंजर्वेशन लॉज। हमारे पास में 4 कंजर्वेशन लॉज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा, कहीं पे भी अगर आता है तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट, एक जैसा। जिस भी चीज के बारे में बात की गई है वो एक जैसी रहेगी, उसका सम जो रहेगा ओवरऑल वो एक जैसा रहेगा। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहा गया है तो एनर्जी की ही बात करेंगे। द एनर्जी neither be created and nor be destroyed, but it can be changed one form to another and transfer from one place to another। ये कहता है आपका कंजर्वेशन लॉ। या फिर इससे हम कहें कि हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो अगर मैं ये मार्कर यहाँ से छोड़ रहा हूँ और मेरे यहाँ पे ये हाथ पे आकर गिरता है, अगर मैं मान लिया, इसको मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे हाथ जो है, यहाँ पे ये अर्थ की सरफेस है और ऊपर से ये छोड़ा गया है, तो क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। बट टोटल सम जो रहा, मैकेनिकल एनर्जी जो रही, वो हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम ही रहेगी। तो कुछ पार्ट अगर मान लिया ये 1 है, ये 4 है, फॉर एग्जांपल कर रहे हैं सिंपली वैसे ही, तो हमारे पास में टोटल क्या था, 5 था। तो क्या हो गया कि अब ये जो है चेंज हो सकता है कि ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, बट जो टोटल रहेगा वो सेम ही रहेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। This law states that if no external force act on a system, then its linear momentum remains constant। देखिएगा, लीनियर का मतलब सिंपल लाइन के अंदर है। अब हम जानते हैं कि मोमेंटम की अगर बात आई है, मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। p इज इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड होगा। बट we know that the rate of change of momentum is directly proportional to the force according to Newton second law। मोमेंटम चेंज होगा कब, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्स ही चेंज नहीं हो रहा, उसमें फोर्स ही नहीं लग रहा, तो क्या होगा, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। फोर्स लगेगा तभी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो उस केस के अंदर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सेम है, लीनियर और यहाँ पे है एंगुलर। यहाँ पे एंगल की फॉर्म में बात करेंगे, वहां पे सीधे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर एंगुलर फॉर्म में बात करें, तब एंगल की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, तो उस फॉर्म में हम उसके अंदर फोर्स को फोर्स ना बोल करके टॉर्क बोलते हैं, वही इसके अंदर चेंज है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम, अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया जा रहा किसी भी सिस्टम पर, तो क्या होगा, वहां पे एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और we can say that charge neither be created or nor be destroyed, but it transfer from one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, बट क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यही बात ये कह रहा है कि टोटल चार्ज जो रहेगा सिस्टम का वो सेम रहेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें
कि अगर हम जो है इस फ्यूजन का एग्जांपल लेते हैं, ये एक फ्यूजन एग्जांपल, एक न्यूट्रिनो के साथ में यूरेनियम को अगर इंटरेक्ट करवाया गया तो तब क्या है हमारे पास में बेरियम, ये 56 141, और ये आपके पास में क्रिप्टॉन आ गया तो 36 और 92, और 3 न्यूट्रिनो और रिलीज हो गए और साथ में क्या निकली, एनर्जी। अगर हम जो है आफ्टर फ्यूजन और बिफोर फ्यूजन अगर देखते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में जो चार्ज रहता है वो कितना है, देखिएगा यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज 56 प्लस 36, और यहाँ पे देखिएगा ये 3 इंटू में 0 है, ये 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 92 और ये भी 92, तो यहाँ पे कोई भी चेंज चार्ज का नहीं हुआ है। यही बात कहता है कि कंप्लीट सिस्टम के अंदर जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के अंदर से फर्स्ट यूनिट का फिजिकल वर्ल्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।